अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है सुमित पीर जी ने। सब सर को जानते हैं और हम उन्हें डिफरेंट चैनल्स पे देखते भी रहते हैं। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर द सर इनविटेशन। क्या हंगामा है सर, एक बार फिर यानी कल ऐसा हुआ कि मैं दो आपके टीवी चैनल्स पे इनवाइटेड थी और हम अफगानिस्तान और टीटीपी को डिस्कस करने वाले थे और एकदम से शोज कैंसिल हुए हैं और पता चला कि जी चाइना की न्यूज़ निकल कर आ गई और चाइना ने एक बार फिर जो है वो एलएसी के ऊपर जो है कुछ वायलेशन की है कि क्या करने की कोशिश की, आप हमें बताएंगे। देखिए आरजू जी, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। ये कल करीब 7 साढ़े 7 बजे इवनिंग पे ये सारा मसला शुरू हुआ था। इनफैक्ट सच बताऊं तो कुछ हमें आइडिया था, पर ये ऐसे चीजें हैं जिनके बारे में बात नहीं कर पाते जब तक एक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन ना आए। तो कल की बात है कि ये जो हमारा तवांग का एरिया है वहां पे, और अगर आपको याद हो मैंने आपको पहले भी बोला था, एलओसी और एलएसी बोथ विल हीट अप। हम्म। दोनों हीट अप होंगे, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। तो वही हुआ कल एलएसी। अगर बाय द वे मैं आपको, हम बात कर ही चुके कि बीएसएफ ने फायरिंग की थी, इंडियन ट्रूप्स पे बीएसएफ पे फायरिंग हुई थी पाकिस्तान इंडिया से इंटरनेशनल बॉर्डर पे, और उसके अगले दिन ये मसला होता है। यहाँ ऑन रिकॉर्ड बोल दूं, ये चाइनीज जो थे, ये यहाँ जो हमारी एलएसी है आरजू जी, ये डिमार्केटेड है। और ये डिमार्केशन हुआ था 2006 में, कोई आज का डिमार्केशन नहीं, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। इसमें ये नहीं कि आपको लगता है एलएसी है, हमें लगता है एलएसी है, ये बिल्कुल डिमार्केटेड एलएसी है। अब सर्दियां हो रही है, वहां पे सब जीरो टेम्परेचर है और ऑक्सीजन कम है। ह्यूमनली वहां रहना बहुत मुश्किल है, लड़ना तो और भी बड़ी बात है वहां पे। तो अब ये चाइनीज कहीं ना कहीं ये देख रहे थे कि भारत की तैयारी कितनी है, तैयारी है भी है नहीं है, बस ऐसे ही कह रहे हैं हमारी तैयारी है। अब जो जब हमारा एक पॉइंट होता है जहां तक वो हम पेट्रोल करते हैं, हमारा वो पॉइंट जहां तक वो उनका एक पॉइंट है वहां तक वो पेट्रोल करते हैं। कल इनके यहाँ से 300 फौजी, कोई कोई का कहना ये भी है, अनऑफिशियल वर्जन ये भी 600 तक भी थे, ये हमारे पोस्ट तक आए और इन्होंने हमारे पोस्ट पे कब्जा करने की कोशिश की। सोचा कि पोस्ट पे तो 10-20 लोग हैं, या पेट्रोल पार्टी जो कि 10-12 लोग की होगी, हम इस पे इन पे हावी हो जाएंगे। अब वही ऑफिशियल वर्जन तो नहीं है, पर जो इधर उधर से कुछ पिक्चर आई है, कुछ आई है, वो कीले वाले बैट, वो चेने, ये सब चक्कू छुरी ये सब लेके आए थे वो। और देखिए आरजू जी, 300 लोग आते तो है नहीं कि कोई गिल्ली डंडा खेले। 300 लोग आएंगे हमला करने, 300 लोग आएंगे कैप्चर करने, 300 लोग आएंगे जब उनका कमांडर आदेश देगा तब आएंगे। ये जब चीज हुई तो इंडियन आर्मी बिल्कुल तैयार थी, और हमारे भी देखिए इंटेलिजेंस कोई अफीम खा के तो रहती नहीं, हमें भी तो पता ही रहता कि कौन क्या कर रहा है। और इसीलिए मैं हमेशा कहता था चाइनीज पे भरोसा कभी नहीं हो सकता। आप बात करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको जब जो करना वो तब करेंगे। इसलिए हम वी आर आल्सो फुली प्रिपेयर्ड, वी आर फुली प्रिपेयर्ड। अब हुआ क्या है, हमारी उनसे हाथापाई हुई है, मारपिटाई हुई है, हमारे 6 भाई थोड़े जख्मी हुए और उनके 20 से 30 सोल्जर जख्मी हुए, ये ऑफिशियल फिगर है। और फिर हमने ये भी कहीं कहीं मैंने पढ़ा है, ये मैं ऑफिशियली नहीं कह रहा, कि हमने उनके एरिया में जाके कुछ घंटे रहे और उनको ये दिखाया कि हम तुम्हारे एरिया भी कैप्चर कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट का वर्जन नहीं है, मैं आपको यहाँ क्लैरिफाई कर दूं। गवर्नमेंट का वर्जन है कि एमईए का वर्जन है, वो आए, हाथापाई हुए, उनको उनके हाथ पैर तोड़ के अच्छी तरह से पीट पाड़ के उनको भगा दिया। 300 लोग, या कोई लोग कहते हैं 600 लोग, वर्स्ट केस में 300 लोग भी मानता हूँ, 300 लोग भी पोस्ट पे वो कब्जा नहीं कर पाए। फिर उसके एक दिन बाद फिर उसके इमीडिएटली फ्लैग मीटिंग होती, कमांडर मिलते हैं और इस सिचुएशन को डिस्कलेट किया जाता है। और अब की बार भी वो इज्जत बचा के भागे आरजू जी, नहीं तो अगर आपकी बार थोड़ी देर और रुकते, गलवान जैसी हालत होती। देखिए अब तो फिर पीएलए मानते हैं ना, गलवान में 111 लोग मरे थे, पहले तो कहते 2 4 6। कल भी देखिए हमारे कितने लोग होंगे, हद से ज्यादा हमारे 20 लोग होंगे, 15 लोग होंगे, क्योंकि पेट्रोल पार्टी में इतने लोग होते हैं और वहां 300 थे। 1:10 के मुकाबले में भी ये बाहर गए। बट अब की बार तैयारी क्या है कि जो मैं हमेशा कहता हूँ, वी कीप आवर गन पाउडर ड्राई। हमें भरोसा नहीं करना, अमन की आशा की गोली नहीं खानी, राइट। और वो हिंदी चीनी भाई भाई वो सब पिक्चरों में होता है, ग्राउंड पे होता नहीं है वो। अब कल की एक हम पे कृपा रही, हमारी सेना तैयार थी, हमें अपने भाइयों पर गर्व है, और उन्होंने हमारी और देश की इज्जत रख ली और अपनी वीरता का परिचय दिया। और अगर चाइना वहां रुकता तो उनकी कैजुअलिटीज होती, फिर उनको कैजुअलिटी छुपानी पड़ती, फिर वो गलवान जैसी इंसिडेंट होती। जो भी चाइना का इकोनॉमिक आउटलुक है, जो चाइना की हालत खराब है, उसमें अगर ये और हो जाता तो उनकी बिल्कुल जो मट्टी है, मट्टी पलीद हो जानी थी कल। मतलब इज्जत बचा के और जान बचा के दोनों भागे।
तो इज्जत भी बचाइए, कल जान भी बचाइए, दोनों बचा के ये भागे, ये हुआ कल। फिर एक दिन होता है बीच में, फिर कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मीडिया के थ्रू ये चीज़ें सामने आई। आज राजनाथ सिंह जी ने इस पे स्टेटमेंट दिया, अमित शाह जी ने इस पे स्टेटमेंट दिया, जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। और आपको याद होगा एक न्यूज़ चैनल का कॉन्क्लेव था, तो 2 दिन पहले डॉक्टर जयशंकर साहब ने यही कहा था कि भाई डिप्लोमेसी जो चलती है वो हमारी फौज के वैलर पे चलती है, हमारी फौज की ताकत पे चलती है। डिप्लोमेसी इज अ टूल ऑफ द पावरफुल। अगर आप वीक हो तो आप पे तो कोई डिप्लोमेसी क्या, कोई आपके लिए बात थोड़ी ना सुनेगा। और कल यही हुआ, वी वर पावरफुल, वी वर कंट्रोलिंग द सिचुएशन। मतलब 1:10 की फाइट में भी हमने उनको खदेड़ दिया, भगा दिया। और इससे ये पता चलता आरजू जी कि चाइना पे कोई भरोसा नहीं कर सकता। और आज वो तो फिर पार्लियामेंट में थोड़ा हंगामा हुआ, कांग्रेस का एज यूजुअल भाई ये हो गया वो हो गया। और फिर आप जानती, फिर अमित शाह जी ने 2-4 सवाल रेज किए। मैं भी काफी डिबेट्स में, 3-4 डिबेट्स हो गई सुबह से। तो भाई पहली चीज है कि बोला ये कांग्रेस का एमओयू साइंड है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ, पहला पॉइंट। सही। दूसरा पॉइंट, जब राजनाथ सिंह जी और अमित शाह जी कह चुके 1 इंच नहीं लिया तो मामला खत्म हो जाता है, तो तुम्हें होल हंगामा मचाने की जरूरत क्या है? आप हंगामा क्यों मचा रहे हो? बाद में जो जितनी डिटेल देनी थी कैटेगोरिकली दी है ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, नॉट इवन 1 इंच। नहीं, ऐसे ही चाइना को क्लेम है। फिर राजीव गांधी फाउंडेशन में चाइनीज एम्बेसी से पैसा आता है, 1,60,00,000 या कुछ आता है, उनका FCRA का लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। फिर UPA 1 UPA 2 में इन्होंने दुनिया भर की जमीन चाइना को दी, और 1960 में 2 में तो इन्होंने पूरा एक्सेस ही नहीं चाइना को दे दिया। अब तकलीफ क्या हो रही है कि अब ऐसा प्रधानमंत्री, अब ऐसी सरकार है जो 1 इंच लैंड देने को तैयार नहीं है। आके एंथनी साहब ने पार्लियामेंट में कहा था, बिल्डिंग नो रोड्स टू चाइना इज द ओनली डिफेंस टू चाइना। जयराम रमेश जी 2010 में एनवायरमेंट मिनिस्टर थे, और वो मनमोहन सिंह जी को चिट्ठियां लिखते रहे कि भाई नॉर्थ ईस्ट में डैम बनाने मत दो, इससे चाइना नाराज हो जाएगा, इससे चाइना नाराज हो जाएगा। एक आदि स्टूडेंट फाउंडेशन है वो उसके पीछे थी, तो मैंने सब खुलासे किए। आज परिस्थिति ये आरजू जी, पैंगोंग त्सो तक रोड बन गई, ड्रोन्स की बात हो, स्वर्ण ड्रोन्स की बात हो, स्वाम ड्रोन्स की बात हो, कामाकाजी ड्रोन्स की बात हो, T9 टैंक्स हो, ब्रह्मोस विद सुखोई हो, हेलीपैड्स हो, डिप्लॉयमेंट हो, ऑल वेदर डिप्लॉयमेंट हो। हमारे एक एक भाई के जो सूट है 1-1 लाख रुपए का, जो इस वेदर को हैंडल कर सकता है। नए स्वीड्स मशीन गन्स हो, टाइटेनियम लिफ्टेबल एयर गन्स हो, बाइनोक्यूलर्स हो, सब कुछ है हमारे पास। पैंगोंग त्सो में आप बात कीजिए, हाई स्पीड बोट्स की हो। तो जहां हम मैं आपको बता दूं, अब हम रोड जो बना रहे हैं वो हम भूटान तक के बॉर्डर तक बना रहे हैं, पूरे अरुणाचल तक रेल लिंक भी ले रहे हैं। हर रूट हमने बॉर्डर्स के जो बॉर्डर की रूट थी वो हमने कंप्लीट कर दी। पैंगोंग त्सो तक रोड ले ली। पैंगोंग त्सो में वो मल्टी मॉडल व्हीकल्स जो होते हैं, जो ऑल टेरेन व्हीकल्स है, वो डाल दिए। ड्रोन्स डाल दिए हमने, ट्यूबुलर ड्रोन जो ट्यूब से लॉन्च होते थे वो बना दिए। पैंगोंग त्सो पे हमने हाई स्पीड बोट्स उतार दी विच आर बुलेट एंड ऑल रेजिस्टेंट। तो ये एक जो टाइटैनिक शिफ्ट आया गवर्नमेंट में, कि एक तो कहता था सड़क मत बनाओ, बांध मत बनाओ, और उस गवर्नमेंट में तो वो दिक्कत भी थी, एक होता था जयंती टैक्स, कि टैक्स भी लगता था कोई भी अप्रूवल लेने में। अब यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिवैम्प हुआ, रेल बनी है, रोड बना, आर्म्स आया, एम्यूनिशन आया, और ये जाहिर सी बात है, इसमें कोई छुपी बात नहीं। आप जानते 30 साल तक हमने गन नहीं लिया था, वी कुड नॉट बच। गोफरजन के बाद आपको पता ही है क्या हुआ। अब अपाची ले, चिनूक ले, राफेल ले, किसी को भी ले, हर हथियार हमने लिया। AK-203 की बात करें, किसी की भी बात करें, हर हथियार आया, और बिना 1 रुपए के करप्शन एलिगेशन के आया। 1 रुपए का करप्शन एलिगेशन भी कहीं नहीं है। अब इस चीज को रोकने के लिए चाइना ने हमाकत की। चाइना की, अब सवाल इस पे आते हैं आरजू जी ने, चाइना ने किया क्यों? चाइना की इकोनॉमी खराब है। आप देख रहे हैं जो हम सारे पैरामीटर्स है, मैं गिना चुका था आपको पहले भी शोज में, सब दर्शकों को पता है। चाइना का इकोनॉमिक आउटलुक 2.1 आ गया है, और हमारा ऑलमोस्ट 7% है। अब चाइना पे मैंने आपको ये प्रेडिक्ट कर चुका था आरजू जी, जितना जितना चाइना पे प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि देखिए अब 2 चीजें बहुत क्लियर है। जीरो कोविड वो रिवर्स कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द जगहों पे। 100 यूनिवर्सिटियों में प्रोटेस्ट हुआ, हर जगह प्रोटेस्ट हुआ। ये भी मेरा प्रेडिक्टेड लाइन्स था। मैं कहा जैसे शी जिनपिंग पे प्रेशर पड़ेगा तो वो LOC को हॉटअप कराएगा, LAC पे कुछ थिएटर खोलेगा, या कुछ थिएटर साउथ चाइना सी है, ताइवान स्टेट्स में खोलेगा। इसके बाद 4 ऑप्शन है ये नाटक करने का, क्योंकि इससे क्या होगा, लोग का अटेंशन बाहर ले जाना, चाइना से बाहर ले जाना। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखिए जब ये जीरो कोविड की पॉलिसी अब खत्म हो गई है, तो आप 7 दिन में आपको पता लगेगा कोविड था नहीं था। आप बोलोगे कैसे? देखिए डेल्टा का जो डेल्टा वेरिएंट है, इसका लाइफ साइकिल 14 दिन का, 7-8 दिन हो गए जीरो कोविड हटाए हुए।
7-8 दिनों में अगर कोविड था और इतना गंभीर था कि जीरो कोविड सबका लॉकडाउन लगाना पड़ा, तो कुछ मिलियन लोग चाइना में मरने चाहिए। अगर कुछ मिलियन लोग चाइना में नहीं मरे तो इसका मतलब जीरो कोविड था ही नहीं, ये सब नकली था। अब 7 दिन बाद लोग बोलेंगे भैया काम दो, फैक्ट्री में काम नहीं है, खाने को अनाज नहीं। वो आपने सुने होगा जिम्मी 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 आचा 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 गाना। जिम्मी जिम्मी कहते हैं चावल को, आचा आचा मतलब नहीं है नहीं है। कुछ हमारा वाला जिम्मी जिम्मी आजा आजा नहीं, जिम्मी जिम्मी आचा आचा है। तो सही। ये परिस्थिति है। अब ठीक 7 दिन बाद पाकिस्तान रेंजर्स फायर ऑन BSF विदाउट एनी राइम और उसके नेक्स्ट डे ये होता है। इनफैक्ट वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर मोर सच मतलब ना इवेंट्स टू हैपन, जो हम पूरी तरह प्रिपेयर, और हमारी अपनी आर्मी पे पूरा भरोसा, और आर्मी के थ्रू एनी मतलब चाइना इस किस्म की बेवकूफी दोबारा करने वाला है, आपका ये कहना है? बिल्कुल करेगा आरजू जी, जितना सी पे प्रेशर पड़ेगा, इवन साउथ चाइना सी में कर सकता है, स्टेट्स ऑफ ताइवान में कर सकता है, क्योंकि उसको किसी भी तरह से, देखिए पहले उसने क्या किया था, जीरो कोविड लगाया था, और उसने फिर ये जीरो कोविड लगाया और सबको अंदर घर में बंद कर दिया था। इकोनॉमी का टूटना वो बचा रहा था, और प्रोटेस्ट नहीं हो रहे थे। प्रोटेस्ट हो गए, जीरो कोविड हटाना पड़ा। अब लोग बोलेंगे काम का, 7 दिन बाद कलाई खोलेगी ना, वायरस था ही नहीं, वायरस होगा तो लोग मरेंगे, कुछ भाई 10-20-50 मिलियन लोग कुछ मरेंगे। मैं आपको बताऊं, किसी को भगवान न करे कोई चाइना में नहीं मर रहा, क्योंकि वायरस नहीं है। अब वो क्या करेगा, उससे पहले उसने ये वाला लफड़ा शुरू कर दिया। अब आइडिया क्या है? आइडिया ये है आरजू जी, इस साल SCO की प्रेसिडेंसी भारत के पास है, इस साल G20 की प्रेसिडेंसी भारत में है, हर जगह इवेंट्स होंगे। अभी हम अमेरिका के साथ ओली में हमने वो की है एक्सरसाइज, युद्ध अभ्यास, विच इज प्रैक्टिस ऑफ युद्ध। ओली में वही क्लाइमेटिक कंडीशन है, वही हाइट है, वही ऑक्सीजन है जो LAC पे है। आपको याद होगा चीनियों ने इस पर ऑब्जेक्शन किया था, अमेरिका ने बोला नन ऑफ योर बिजनेस, हमने कहा गो टू हेल्थ, गो टू हेल्थ, तुम्हें कोई मतलब नहीं इससे। इंडिया प्रैक्टिस कर रहा, खूब कर रहा, दिखा रहा, हथियार खरीद रहा है। हमारे पास अभी करीब 46 नेवल एसेट्स आर इन मैन्युफैक्चरिंग, और चाइना की अभी 12 और अगले साल तक 18 सबमरीन्स विल रिटायर। तो चाइना का बेड़ा कम हो रहा और हमारा बेड़ा बढ़ रहा। हमारी एयरफोर्स की रेटिंग उनसे ज्यादा, ये सबको पता है। मिलिट्री हमारी नंबर में उनसे ज्यादा, ये सबको पता है। नेवी में वी आर काइंड ऑफ आल्सो गोइंग अहेड ऑफ चाइना इन अ मैटर ऑफ टाइम विद देयर फ्लीट गेटिंग अपस्लेट। तो चाइना परेशान है। अब वो क्या कर रहा है, और शी जिनपिंग को G20 के लिए और SCO के लिए यहाँ आना पड़ेगा। दैट वो जो उसका बिग फेस है ना, चाइनीज ड्रीम, दैट इज गेटिंग शैटर्ड। छोटा आदमी लग रहा है। अब आरजू जी वो क्या कर रहा है, ये सब चीजें करके क्या होगा, ये वर्ल्ड न्यूज बन गया आज। वर्ल्ड में भी प्रतिक्रिया आई है, किसी की आई है, किसी की आ रही है। अब इससे क्या दिखा रहा है वो, इंडिया में माहौल ठीक नहीं है। देयर आर फाइट्स हैपनिंग विद चाइना एंड पाकिस्तान ऑन अ बॉर्डर। तो इंडिया का इकोनॉमिक आउटलुक इतना ठीक नहीं है, जबकि इंडिया इज द ओनली कंट्री विच इज काइंड ऑफ रेजिस्टेंस प्रूफ, और चाइना खत्म हो रहा है। अब वो क्या कह रहा है कि तुम्हारे अभी थोड़ा थिएटर करूंगा ताकि तुम्हारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी रुके, तुम्हारे एक इन्वेस्टमेंट आना रुके। अब मैं 2 चीजें आपको बताऊं क्विकली। इंटेल सबसे बड़ा चिप मैन्युफैक्चरर, करेक्ट, उसने बोल दिया मैं अपनी दुकान चाइना से बंद करके नई जितनी भी CPUs और हायर एंड चिप्स है वो इंडिया में बनाएंगे। ठीक है, ये अनाउंस कर दिया। फॉक्सकॉन जो हमने बात की थी, जब फेमस कारखाने में जो हुआ था, उन्होंने इंडिया में बोला हम 4 गुना स्टाफ बढ़ाएंगे, और $500 बिलियन उन्होंने लगा भी दिए, और इंडिया में पंप इन कर दिए फॉर दिस। तो ये जो, अब मैं माजदा की बात करूं, मैं टोयोटा की बात करूं, मैं प्यूमा की बात करूं, मैं नाइक की बात करूं, मैं रेटिंग एजेंसीज की बात करूं, मैं निसान की बात करूं, ये सब लोग चाइना से निकल रहे हैं। जब ये सब लोग चाइना से निकल रहे, इंडिया आ रहे हैं, तो चाइना कुछ ना कुछ तो करेगा। तो ये शगुफे कर रहा है, अटेंशन हटेगा, थोड़ा इंडिया को रोक पाएगा। पर आरजू जी मैं गारंटी के साथ एक बात कर रहा हूँ, इंडिया को रोकने का टाइम निकल गया। ये 1962 का इंडिया नहीं है, ये 22 का इंडिया है। अब असंभव है, तब नेहरू का इंडिया था रोक पाए, मोदी के इंडिया में नहीं रोक पाएगा। बट आई एम श्योर कि बाकी जो दुनिया है उसको भी समझ आ रही है कि चाइना क्या गेम खेल रहा है। लेकिन सर, अगर हम सर आगे बढ़े और हम लास्ट में बात हम करेंगे, जो एयरक्राफ्ट इंडिया लेने लगा है 500, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 500 एयरक्राफ्ट लेने की बात हो रही है, वो क्या है? देखिए आरजू जी, हमारा देखिए अभी जो एविएशन इंडस्ट्री है, एविएशन इंडस्ट्री में CAGR है करीब 10.5-11%। कोई 10.5 कहता, कोई 11 कहता, 11 ले लेते हैं, हायर साइड पे ले लेते हैं। अभी जो कोविड से वर्स्ट हिट थी वो थी एविएशन इंडस्ट्री, ट्रैवल टूरिज्म, ये तो हम जानते हैं। हमारे यहाँ जो CAGR है इंडस्ट्री का, विच इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, इज 25%। हम 2.5 गुना रेट से बढ़ रहे हैं एज टू ग्लोबल एवरेज। सबसे बड़ा एविएशन मार्केट जो अभी दुनिया का है वो इंडिया है।
और आप जानते हैं कि रतन टाटा साहब ने, जो जिनका मैं बहुत आदर और सम्मान करता हूँ, कभी मिला नहीं, जिंदगी में बड़ी इच्छा मिलूं उनसे, कि उन्होंने एयर इंडिया को टेक ओवर किया था। अब कोई कह रहा था इसको डिसबैंड करेंगे, कोई कहता है विस्तारा में मर्ज करेंगे। उन्होंने पहले तो विस्तारा एयरलाइन, उनकी एक सिंगापुर एयरलाइंस के साथ थी जॉइंट वेंचर, उसको मर्ज कर दिया। दूसरा, अभी जहां दुनिया भर की एयरलाइंस आर स्ट्रगलिंग और एविएशन में कोई पैसा नहीं है, दुनिया भर में रिसेशन है, करीब करीब 500 जहाज $10 बिलियन के रतन टाटा जी का ऑलमोस्ट ये डील डन हो रही है। और ये 500 जहाज आते ही क्या होगा, इंडिया विल बिकम द नंबर 3rd बिगेस्ट, और ये नंबर टॉप की 3 एयरलाइंस में आ जाएगा, क्योंकि इनके पास 100-125 जहाज ऑलरेडी है मेरे हिसाब से। विद दिस 500 प्लेन्स कमिंग, तो जो नंबर 1 है अमेरिकन एयरलाइंस है, और नंबर 2 शायद चाइना एयर है, और नंबर 3 फिर काफी सारी रैंकिंग है, ये आती है नंबर 2 या नंबर 3 पे आ जाएंगे। एयर इंडिया आएगा पहली बात, और इंडिया विल बिकम द कंट्री which will hold highest number of planes after United States of America। तो ये एक बिल्कुल। बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, और यहाँ 25% ऑफ का कोर्स। सीएजीआर का है। इससे आज ये भी होगा कि इंडिया एविएशन हब बनेगा। अभी इंडिया हब नहीं है, हमारा एक प्लान है इंडिया को एविएशन हब बनाना। अभी हब कहाँ, सिंगापुर है, टोक्यो है, हांगकांग है, जबकि लॉजिकली अगर आप एशिया को देखिए, एशिया का सेंटर इंडिया में होना चाहिए। तो क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, इतने ज्यादा एयरपोर्ट्स है नहीं। बाय द वे अभी बताऊं आपको, मोदी जी के टाइम में जो एयरपोर्ट्स पे डबल हुए, जितने पिछले 65 साल में नहीं बने, उससे ज्यादा पिछले 8 साल में बने। हमने एक ऑपरेशन उड़ान चालू किया, जिससे हर आदमी को जहाज में बैठने का मौका मिले। जो शॉर्ट डिस्टेंस उन पे एक टिकट की कैपिंग लगा दी, मान लीजिए 2000-2500, इतने में आप एवरेज टिकट लेके शॉर्ट रूटों पे चलोगे। ये नहीं, एयरलाइन क्या करती है, हमेशा प्रॉफिटेबल रूट पे चलती है, छोटे पे नहीं चलती। तो छोटों पे भी चलना है, ताकि जो एक हमारा मध्यम वर्गीय आदमी है, जो लोअर मिडिल क्लास आदमी है, जो एक गरीब आदमी है, वो भी एक जहाज में बैठ ले। क्योंकि कहीं कहीं जगह पे तो जहाज और ट्रेन की टिकट में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। आप एसी बिल्कुल। सेकंड क्लास की टिकट देखेंगे, जहाज की देखेंगे, बहुत फर्क नहीं है। तो एविएशन को हर एक आदमी के घर तक पहुंचाना, अफोर्डेबल बनाना, एयरपोर्ट्स को बढ़ाना, क्योंकि इस सेक्टर में बहुत ग्रोथ बहुत है, और हम सबसे ज्यादा और हमसे सबसे बड़ा मिडिल क्लास हम ऐड करें दुनिया में। इसको देखते हुए यहाँ पे जितने आप जहाज डालो कम है, और उससे क्या होगा, इकोनॉमी ऑफ स्केल आएगी, टिकट का कॉस्ट कम होगा, सर ज्यादा पॉपुलेशन से भी तो ज्यादा बहुत एयरलाइन। ज्यादा है ना, आपके यहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो ऑफ हाँ कोर्स उसमें से तो निकल ही आएगा उसका हाँ, सारा और खर्चा या सारा। 25% का सीए जा जी। रहा है। और आरजू जी फिर क्या होगा, इकोनॉमी ऑफ स्केल आएगा, मतलब जो आज टिकट शायद 10,000 रुपए की, वो शायद 7-8 हजार रुपए में आ जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब हम एक हम वी कॉल इसे यूएसओ, यूनिवर्सल सर्विस हब कहते हैं, यूएसएच। यूनिवर्सल सर्विस हब होता है, या एमडीओ जी कहते हैं उससे। उसमें क्या होता है कि जब आपके जहाज आते हैं, जैसे सिंगापुर है अभी, वो उनका बेस वही होता है। जैसे जहाज यूएसए से आएगा, पहले वो सिंगापुर आएगा, सिंगापुर से कहीं और जाएगा, चाहे वो डायरेक्ट जी। जाए या सिंगापुर एयरलाइंस के कोलैबोरेशन में जाए। तो पहले एक जो दुनिया में एविएशन हब का बिजनेस है, पहले वो आएगा। उसके बाद आता है रिपेयर और मेंटेनेंस का बिजनेस। रिपेयर बिल्कुल। और मेंटेनेंस का बिजनेस यहाँ आएगा। फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस। तो ये जो एक चीज है ना, इतना 10 बिलियन 20 बिलियन लगाने का जो काम है, क्योंकि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगा रही है, रतन टाटा जी इक्विपमेंट पे पैसा लगा रहे हैं। आप इसको बड़ी पिक्चर में देखिए, छोटी पिक्चर में मत देखिए। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, एयरपोर्ट बना रहा है, ये कर रहा है, रतन टाटा जी जहाजों पे पैसा लगा रहे हैं। और ये हमारा विजन है कि हम एक यूनिवर्सल सर्विस हब बने, यूएसएच बने, और एमडीओ बने, ताकि जहाँ पे एयरक्राफ्ट्स का सर्विस भी होती हो, मेंटेनेंस भी होती हो, पैसेंजर को कार्गो को पैसेंजर में कन्वर्ट करने का बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है बिल्कुल। अभी। ये भी होगा। और आपको एक और चीज बता दूं आरजू जी, जाते जाते फिर मिलेंगे आपसे, बट ये है कि इस टॉपिक में अभी हमने करीब करीब अभी यहाँ 5 एयरक्राफ्ट कंपनियां हैं जो इंजन बना रही। जी है, सेफ्रॉन है, यूबी टेक्नोलॉजीज है, रोल्स रॉयस है, और चाइनी और ये रेशंस है। उसके अलावा जी। एक और कंपनी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, 5 से 6 कंपनियां यहाँ बेंगलोर में और साउथ इंडिया में उन्होंने इंजन बनानी शुरू कर दी है। हमारे अपने 2 जहाजों के प्रोटोटाइप रेडी है, 32 सीटर और 72 सीटर का। और एक और चीज आपको बताऊं कि अभी जो इंजन की समस्या थी वो भी सेटल हो गई। वेरी ठीक। सून इंडिया विल लॉन्च इट्स ओन प्लेन्स, 32 और 72 सीटर के वेरिएंट में अपने प्लेन्स हम लॉन्च करेंगे। और यही नहीं, आने वाले टाइम में आपको एक और चीज बता दूं कि
जो हमारा राफेल एम आई थिंक इज ऑलमोस्ट फाइनलाइज फॉर नेवी, उसका इंजन साफरान बनाएगी और इंडिया में बनाएगी। तो इंडिया, आप देखिए यहाँ एयरपोर्ट बन रहे हैं, यहाँ जहाज आ रहे हैं, यहाँ इंजन की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, यहाँ से बहुत बड़ा प्लान है जिसमें हर कोई अपना काम, अपना रोल निभा रहा है। और ये जो सफरान इंजन यहाँ बनाएगा, और वो कहीं ना कहीं इंजन बन जाने की कैपेबिलिटी भी हमें आ गई। पहले हमें इंजन बनाने की कैपेबिलिटी नहीं थी, बना लेते थे। सर टाइम तो लगता है, हाँ अब आई होगी, बिल्कुल ठीक। इसमें थ्रस्ट की प्रॉब्लम थी, कहीं टॉर्क की प्रॉब्लम थी, कहीं कुछ थी। नाउ वी आर मेकिंग आवर ओन इंजन, और इससे क्या होगा, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री और एविएशन इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा बूम मिलेगा। इट विल बिकम अ मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री। और मैं आपको एक नंबर दूंगा जो आप सुन के हैरान होंगे। आज से 8-10 साल पहले जो हमारे छोटे जहाज चलते हैं ना, प्राइवेट जिन्हें चार्टर कहते हैं, इनकी डिमांड करीब करीब आरजू जी 4000 होती थी। 4000 लोग ट्रेवल करते थे साल में। सही। 4000 तो मतलब अगर कुछ जहाज गिनती की तो काम हो जाएगा। आपको पता है लास्ट ईयर डिमांड कितनी है? लास्ट अभी जो टाइम गया, अभी हमने डिमांड एसेस की, ये डिमांड बढ़ के 4 मिलियन हो गई है। सही। 4 मिलियन, 40 लाख। आरजू जी अभी सारे जहाज जो छोटे बड़े आ रहे हैं बाहर से आ रहे हैं। मेरा ये मानना है पर्सनल, मेरा ये, मेरे को कोई सोर्स नहीं मेरे पास, बट मेरा ये मानना है इंडिया जल्दी, जैसे ही हमारा इंजन हो गया, हमारे जहाज हो गए, हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो गई, ये एविएशन एमआरओ हब बन रहे हैं हम, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ऑपरेशंस एमआरओ हब बन रहे हैं हम, ये एविएशन हब बन रहे हैं। अगर इन सब चीजों को देखेंगे तो मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट विल सून not allow the import of छोटा जहाज into India, but we'll make our own छोटे जहाज, which will be much cheaper। उनकी सेल सर्विस होगी, और यही नहीं, बहुत जल्दी हम इन जहाजों को एक्सपोर्ट भी करेंगे टू द होल वर्ल्ड, बिकॉज जितने कीमत पे हम बना सकते उतनी कीमत पे दुनिया में कोई नहीं बना सकता, और हमारा सेल सर्विस और एएमसी विल बी चीपेस्ट इन द वर्ल्ड। तो आप इसको एक छोटा सा चीज ना देखिए, ये एक बहुत बड़ा गेम प्लान है, टॉकिंग ऑफ अ मल्टी, मतलब मे बी $500 billion industry or $1 trillion industry somewhere 20 years down the line. This is the vision of this, and this is a very important stepping stone what Mr. Ratan Tata has done. I mean, salute to him and congratulations to him. मैंने वैसे बिल्कुल होना चाहिए सर। अच्छा, नहीं बहुत अच्छा किया आपने, और बिल्कुल हमारी तरफ से भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारकबाद। और हम यही उम्मीद करते हैं और यही दुआ करते हैं कि इसी तरीके से आप लोग आगे बढ़ते रहे। लेकिन बात सर ये क्लैश व्लैश जो है ना वो नहीं होना चाहिए, ना तो पाकिस्तान बॉर्डर पे और ना ही चाइना बॉर्डर पे। ये जो भी सिचुएशन होती है इसको कंट्रोल होना चाहिए और बैठ के बात करके और इसका कोई हल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।